हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम आए हुए थे चैप्टर नंबर 16 में हिमनदी के कार्य और हिमानीकृत जो स्थलाकृतियाँ हैं वो कैसे बनती हैं, किस तरीके से उनका निर्माण होता है, तो उनके बारे में आज हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। तो हम आए हुए थे पेज नंबर 190 पर, जिसमें है वर्क ऑफ ग्लेशियर, क्योंकि हिमनदी हैं जो वो क्या क्या काम करती हैं और किस तरीके से इरोजन, अपरदन और डिपोजिशन का काम करती हैं, तो उसके बारे में हम जानने का आज प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले है कि भी अनाच्छादन के अन्य जो साधन हैं उनकी बातें ही हिमनदी भी सालों का अपरदन करती हैं, परिवहन करती हैं, डिपोजिशन भी करती हैं। तो इस तरीके से अनेक प्रकार के जो स्थलाकृतियाँ हैं उनका निर्माण वो साथ साथ करती हैं। यानी जिस तरीके से नदियों के बारे में हमने जाना है, अंडरग्राउंड वाटर के बारे में हमने जाना है, तो उसी तरीके से हिमनदियाँ भी परिवहन करती हैं, अपरदन भी करती हैं और निक्षेपण भी करती हैं। तो हिमनदी के अपरदन के कार्य क्या हैं, इरोजनल वर्क ऑफ ग्लेशियर क्या है कि जिस आधारी चट्टान पर हिम की जो एक विशाल राशि है वो पड़ी होती है, तो वहाँ पर भारी दबाव के कारण जो बर्फ़ है वो पिघलना शुरू हो जाती है, और पिघलने से जो उसकी तली है, नीचे का जो हिस्सा है वो परत पतली होनी शुरू हो जाती है, और जल की जो परत है हिम के खिसकने से ग्रीस का काम करती है। तो इस तरीके से बहती हिमनदी खालिश बर्फ प्रभावी ढंग से अपरदन नहीं कर पाती, और वे चट्टानी टुकड़े जो हिमनदी के ऊपर से नीचे भरे रहते हैं हिम द्वारा अपरदन कार्य में मदद करने का काम करती है, जिसमें अपोड है यानी ड्रिफ्ट है, गुलासम है या गोल जो पत्थर हैं, और गुलासम मृत्तिका जो क्ले है, चिकनी जो मिट्टी है, वो साथ साथ इसमें काम करते हैं, जिन्होंने संयुक्त रूप से हिमोड सामग्री कहा जाता है। हिमोड जो मटेरियल है वो कहा जाता है कि भी जो पत्थर हैं, गुलासम पत्थर हैं, वो सारे के सारे जो है इरोजन में उसकी सहायता करते हैं। तो दो प्रकार से अपरदनात्मक कार्य करती हैं ये नदियाँ कि भी एक तो अपघर्षण होता है। इस प्रक्रिया में हिम नदी में अपने मलबे की सहायता से यांत्रिक रूप से जो है ये गतिविधि होती है, जिससे हमें कई बार रेगमार के नाम से भी जानते हैं। यानी खिसकता रहता है, जो बर्फ़ है नीचे वाली चट्टान को खिसकती रहती है, घिसती रहती है, बारीकी रूप से उसको वो क्या है चिकना कर देती है। तो इस तरीके से जो है इरोजन धीरे धीरे घर्षण के कारण होता है। उसके बाद उत्पाटन, इस प्रक्रिया में हिमनदी अपने मार्ग में पड़ने वाली जो विभिन्न प्रकार की सालें आती हैं, छोटे छोटे खड्डे आते हैं, उनमें ताकत से उखाड़कर अलग कर देती है। तो इस तरीके से हिमनदी अपरदन द्वारा जो बनी स्थलाकृतियाँ हैं वो कौन सी होती हैं, एक तो सार्क बनती हैं। सार्क जो है वो जब ऊंचे पर्वतों ये जो भाग हैं उनसे फिसलकर जो हिम है, बर्फ़ है, वो नीचे आती है, तो वह ढाल के गड्ढे बना देती है। यानी धीरे धीरे एक खड्डे क्या करती है, जैसे चित्र 16.10 में दिखाया गया था, इस तरीके से वो खड्डे बना देती है। तो इसे तुषार अपक्ष का भी हाथ होता है, और धीरे धीरे यह हिम खुदाव की जो क्रिया है उससे ये चौड़े और गहरे होते रहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं हिम गाहर भी कहते हैं, शार्क के नाम से भी इसको जानते हैं, जिसमें अर्धगोलीय रंगमंच के जो और गहरी सीट वाले आराम कुर्सी जैसी जो आकृतियाँ हैं वो इसकी बन जाती हैं। तो फ्रांस में इनको पिनरेनीज पर्वत पर बना जो गेवनी द शार्क है वो सबसे प्रसिद्ध शार्क माना जाता है, और इस प्रकार की सभी आकृतियों को हम शार्क के रूप में जानते हैं। और अंटार्कटिका में भी बालकोट नामक एक विशाल शार्क है, जिसकी जो दीवार है 3000 मीटर ऊंची। एवरेस्ट पर भी पश्चिमी जो CWM नाम का जो स्थान है वहाँ पर भी काफ़ी बड़ी शार्क देखने को मिलती है। दूसरी जो स्थलाकृतियाँ हैं वो बढ़ती हैं टार्न। शार्क हिम के पूर्णतः पिघल जाने के बाद इसका जो झील का निर्माण होता है उसे क्या हम टार्न के नाम से जानते हैं, अग्रिताल के नाम से जानते हैं। उसके बाद तीसरी आकृति है वो श्रृंग यानी हॉर्न की बनती है, जब किसी पर्वत की विभिन्न जो ढालों पर समान ऊंचाई की अनेक शार्क बन जाती हैं, तो वो अपने शीर्ष पर दीवार को तेज़ी से काटने का काम करती हैं। तो इस तरीके से पिरामिड की आकृतियाँ भी एक नुकीली चोटी के रूप में बन जाती हैं, जिसे हम
सुरंग के नाम से जानते हैं। अल्प्स पर्वत पर भी मैटरहार्न सुरंग है, सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण हम इसका दे सकते हैं। और हिमालय के त्रिशूल पर्वत पर भी सुरंग का जो है निर्माण होता है। तो इस तरीके की जो आकृति है सुरंग की 16.11 में वो बन जाती हैं। उसके बाद काल है। तो इस जब किसी पर्वत की विपरीत ढालों पर एक ऊंचाई पर स्थित जो विशाल सार्क है अभिशीर्ष अपरदन के कारण उनका निर्माण होता है, तो पिछले भाग में आपस में मिल जाती हैं। यानी चित्र में दिखाया गया है, जैसे आप देख सकते हो। तो इस तरीके की जो कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग है वो भी एक काल से ही गुजरता है। इस प्रकार की आकृतियों से जो है मार्ग के रूप में भी उसका प्रयोग किया जाता है। दर्राएँ वो बन जाती हैं जिसे काल कहते हैं। उसके बाद कंगे नुमा कटक की आकृति है 16.13 में दिखाया गया है। तो जब किसी पर्वत की श्रेणी आसपास अनेक सार्क बन जाती हैं तो तेजी से अपरदन होने से जो पहाड़ी है वो कटक के रूप में तैयार हो जाती है। तो इन दांत के रूपी जो आकृतियाँ हैं, कंघी रूपी जो आकृतियाँ हैं वो नुकीली आकृतियाँ होती हैं, जिन्हें अरेत भी कहते हैं या कंघी नुमा आकृति या कंघी नुमा कटक के नाम से भी उसको जानते हैं। छठा जो पार्ट है वो यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। बड़े पैमाने पर जब हिमनदियाँ अपने लिए समय घाटी बनाना शुरू कर देती हैं, ज़्यादा शक्ति उनके अंदर नहीं होती, बल्कि वे हिम आवरण से पहले नदियों द्वारा निर्मित जो घाटियाँ हैं उनमें बहना शुरू हो जाती हैं और उसी से अपरदन करके उसको चौड़ा कर देती हैं। तो वी आकार की या यू आकार की जो घाटी हैं वो बन जाती हैं। उसके बाद लटकती घाटी, नदियों की तरह हिम नदियाँ भी सहायक जो हिम नदियाँ होती हैं पर्वतीय ढालों पर वो बहती हुई अधिकांश हिम मुख्य चोटियों या घाटियों में बहती हैं। तो उसकी प्रवृत्ति के कारण इसका निर्माण होता है। तो बर्फ़ की जो मोटाई है उसके द्वारा तली में जिस तरीके से प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, तो इसके कारण जो घाटियाँ वो गहरी हो जाती हैं और इनका निर्माण होता है। तो कैलिफोर्निया में भी कि सियारा जो नवेदा और पर्वत की जो व्योमसेन घाटी है उनमें भी इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलती है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जलप्रपात भी बनते हैं। उसके बाद भेड़ पीठ शैल की जो आकृति है हिमक क्षेत्र में पाया जाने वाला ऐसा भू आकार है जिसमें एक और ढाल मंद और दूसरी ओर जो ढाल तेज गति का होता है, तो जिसे हम भेड़शिला या रोस मटोने कहते हैं। तो इससे ऐसी आकृति बैठी हुई दिखाई देती है जिसे भेड़ की पीठ दिखाई देती है। तो घर्षण द्वारा मलबे को घिस घिस कर चिकना करके मंद गति से जो इसका आयोजन होता है तो इसका निर्माण होता रहता है। उसके बाद आती है सुरंग या पूंछ स्थलाकृति। कई बार हिमनदी के मार्ग में विशाल ज्वालामुखी किया जाते हैं, तो इस तरीके से कई कठोर चट्टानें आ जाती हैं और हिमनदी का दूसरी जो नीचे खिसकती रहती है तेज ढाल के कारण, तो इस तरीके से अपेक्षाकृत जो अपरदन है वो भी कम होता है। तो संरक्षित चट्टानों का निर्माण हो जाता है, हल्की और मंद ढाल हो जाती है। तो इस तरीके से एक लंबी पूंछ की आकृति वो बिना कटाव के कारण बन जाती है, जिसे हम सुरंग या पूंछ स्थलाकृति के नाम से जानते हैं। आप चित्र में देख सकते हो 16.20 और 21 में। तो धीरे धीरे इस तरीके की स्थितियाँ जो है वो बन जाती हैं। उसके बाद नाटक, ये बर्फीले प्रदेशों में उभरे हुए चट्टानी बाग होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ऊपर उठे हुए चट्टानी बाग होते हैं, द्वीप के समान दिखाई देते हैं, जिसमें ग्रीनलैंड के टीले हैं, उत्तरी ध्रुव के जो विभिन्न द्वीप हैं वो हम कह सकते हैं। उसके बाद हिमगत और हिमसोपान है कि भी जब घाटी जो है हिमानी के मार्ग में भ्रंश पैदा कर देती है, दरारें पैदा कर देती है, तो इस तरीके से कगार जो हैं वो निर्मित हो जाते हैं। तो ऊपर से गुजरने वाली जो हिमनदी है अपघर्षण के कारण, उत्पाटन के कारण और वैश्विक अपरदन के कारण भी ऐसी स्थितियाँ तैयार कर देती है, जिसमें 30 से 300 मीटर तक के ऊंचे और कई किलोमीटर चौड़े जो हैं वो कटक तैयार हो जाते हैं। तो प्रत्येक हिम सोपान पर क्लिफ के पास जो है हिमगर्त या विशाल शिलागर्त का भी स्थिति देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर झीलें भी बन जाती हैं, इनका निर्माण होता है, जिसे हम हिमगर्त के नाम में जानते हैं। इसके बाद फियार्ड आता है कि ऊंचे जो अक्षांश हैं उनमें हिमनदियाँ न केवल समुद्र तटों पर पहुँच जाती हैं, बल्कि समुद्र में पहुँच कर अपनी घाटी को समुद्री दाब तल में भी गहरा काट देते हैं। तो समुद्र में घुसी हुई इन लंबी चौड़ी गहरी युवाकार की घाटियों में को हम
फियार्ड के रूप में जानते हैं। इसमें नॉर्वे, ग्रीनलैंड, अलास्का में अनेक फियार्ड हमें देखने को समुद्री तटों पर मिलते हैं। उसके बाद आते हैं हिमज झीलें, यानी हिम से बने हुए जो झीलें हैं। ठंडे प्रदेशों में हिमनदियों के अपरदन के कारण इस प्रकार की झीलों का निर्माण होता है। उंगलियों की आकृति में भी कई बार झीलों का निर्माण होता है, जिसे लंबी झीलें हम कहते हैं या हिमज झीलें भी कहते हैं। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। पहले पार्ट में हम हिमनदी का परिवहन के कार्यों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ नोट्स के रूप में तैयार कीजिए, रिवाइज कीजिए। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।